15 अगस्त 1947 जब हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ। पर यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा है, लाखों जानों की कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। और इस आज़ादी के संघर्ष में कई महापुरुष भी उभर के सामने आए हैं। इन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी या प्यार से बापू बुलाते हैं। आज इन्हीं के बारे में हम सब कुछ विस्तार में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप हैं हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर में। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी जी पोरबंदर में एक दीवान के रूप में कार्यरत थे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। माता पुतलीबाई एक काफ़ी धार्मिक महिला थी और गांधी जी के जीवन पे इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। गांधी जी खुद भी भारतीय जैन धर्म को काफ़ी ज़्यादा मानने वाले थे और इसी वजह से वो अहिंसा और सत्य में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत ही ज़्यादा ही प्रभाव रहा था और उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। उस समय कस्तूरबा गांधी जो कि उनकी बीवी थी, उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी। नवंबर 1887 में उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के रामलदास कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो लंदन गए और वहाँ से दोबारा बैरिस्टर बन के ही भारत वापस आए। महात्मा गांधी सन 1894 में जब ये साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका में ये किसी कानूनी विवाद की वजह से उनका भ्रमण करना वहाँ पे हुआ और वहाँ पे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा नस्लवादी दुर्व्यवहार हुआ, जिसके वजह से उन्होंने अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसका पूर्ण होने के बाद ही वो भारत वापस लौट के आए। महात्मा गांधी का भारत आगमन सन 1969 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना कदम उठाया। जब पहला उन्होंने सत्याग्रह किया साल 1917 में, चंपारण सत्याग्रह, और इस सत्याग्रह में ये नील मजदूरों के साथ मिलके नील मजदूरों के हक में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाया था। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध का काल रहा था, उस समय गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग देने की बात की कि इसके बाद वह भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया, फिर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अलग अलग आंदोलनों का सहारा लिया और इसमें जो कुछ आंदोलन है जो काफ़ी फेमस रहे थे, जो कि 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 ऐसे आंदोलन हैं जो पूर्ण भारतीय पृष्ठभूमि पर काफ़ी ज़्यादा ही महत्व रखते हैं। वैसे तो गांधी जी का जीवन एक आंदोलन की तरह ही रहा है, लेकिन मुख्य रूप से गांधी जी ने 5 बहुत बड़े आंदोलन चलाए हैं, जिसमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्रव्यापी रूप में था, जो काफ़ी सफल भी हुआ था। इसके लोग इसके बारे में भी जानकारी रखते हैं और इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। सन 1918 जब चंपारण और खेड़ा का सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो कि नील मजदूर मालिकों के अगेंस्ट और ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट नील मजदूर के हक में गांधी जी ने वहाँ से आवाज़ उठाई थी चंपारण से। फिर 1918 में खेड़ा में भारतीय मजदूरों के हक में उन्होंने आवाज़ उठाया था। ध्यान रखिएगा, इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा भारतीय किसानों को नील की पैदावार करने के लिए 1917 में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा था और इसी के साथ हद तो ये हो गया कि उन्हें एक नील का निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जाने लगा और फिर भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी से मदद मांगी, गांधी जी ने उनकी मदद करी और नील आंदोलन को सफल बनाया।
फिर अगले वर्ष 1918 में खेड़ा नामक एक गांव में, जो गुजरात की प्रांत में है, वहां पर बाढ़ आ गई और वहां के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स भरने में असक्षम हो गए। जब उन्होंने इसके लिए गांधी जी से सहायता ली और तब गांधी जी ने असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन नामक हथियार का प्रयोग किया और किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन में गांधी जी को जनता से बहुत समर्थन मिला और आखिरकार मई 1918 में ब्रिटिश सरकार को अपनी टैक्स संबंधी नियमों में किसानों को राहत देने की घोषणा करनी पड़ी। अब बात आती है साल 1919 में, जब खिलाफत आंदोलन अपने चरम पे गया। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है और उन्होंने कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे मुस्लिम समाज के पास गए। खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया आंदोलन था जो मुस्लिम के खिलाफ चलाया गया। महात्मा गांधी ने पूर्ण राष्ट्र में मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखी और वो खुद भी इस कॉन्फ्रेंस में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में शामिल हुए। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और गांधी जी के इस प्रयास से उन्हें राष्ट्रीय नेता बनने में काफ़ी मदद मिली। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें यह चीज़ बोला था कि आप हिमालय जैसी भूल कर रहे हैं जो आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने तब उनकी बात नहीं मानी थी। लेकिन 1922 में खिलाफत आंदोलन बुरी तरह से पस्त हो गया और इसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। अब बात आती है साल 1920 में, जब असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया। विभिन्न आंदोलनों से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने साल 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया था। इसी दौरान गांधी जी द्वारा कुछ सभाएं भी आयोजित की गई और उन्हीं सभाओं की तरह अन्य स्थानों पर भी सभाओं का आयोजन किया गया। इस प्रकार की एक सभा पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में जालियांवाला बाग में बुलाई गई और वहाँ वह इस शांति सभा को अंग्रेजों के जिस बेरहमी के साथ रौंदा गया, जिसके विरोध में गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। इस आंदोलन का अर्थ ये था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार का सहायता नहीं किया जाए, लेकिन इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ये आंदोलन सितंबर 1920 में शुरू हुआ था और फरवरी 1922 तक चला था। गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों में से यह पहला आंदोलन था और इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी की सोच यह थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार केवल इसलिए राज कर पा रही है क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों द्वारा ही सपोर्ट मिल रहा है। अगर उन्हें ये सपोर्ट मिलना बंद हो जाए तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों पर राज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने लोगों से अपील किया कि ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में सहयोग ना करें, लेकिन इसमें किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि शामिल नहीं होनी चाहिए। लोगों को गांधी जी की बात काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं। लोग बहुत बड़ी मात्रा में बल्कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन से जुड़े और ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना बंद कर दिया। इसके लिए लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां, फैक्ट्रियां, ऑफिसेज सब कुछ छोड़ दिए। लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से निकाल लिया। मतलब हर वो प्रयास किया गया जिससे अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहायता ना मिल पाए। लेकिन इस कारण बहुत से लोग गरीब और अनपढ़ होने जैसी स्थिति में भी पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी लोग ये सब अपने देश की आज़ादी के लिए सहते रहे, करते रहे। उस समय कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि शायद हम तब भी आज़ादी मिल जाती, लेकिन आंदोलन जब अपने चरम पे था बिल्कुल, उस समय घटना घटित हुई जिसको हम जानते हैं चौरा चौड़ी कांड के नाम से। चौरा चौड़ी नामक स्थान पर हुई इस घटना की वजह से आंदोलन को समाप्त कर दिया गया।
चौड़ा चौड़ी कांड देखिए, चूंकि ये असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश में अहिंसात्मक तरीके से चलाया जा रहा था, तो इस दौरान यूपी राज्य के यानी उत्तर प्रदेश राज्य के चौरा चौरी नामक स्थान पर जब कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे, तब अंग्रेजी सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी और कुछ लोगों को इनमें मौत भी हो गई। तब इस गुस्से से भरी हुई भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन में जाकर आग लगा दिया गया और वहां उपस्थित 22 पुलिस वालों की हत्या हो गई। तब गांधी जी का कहना था, हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अभी आज़ादी पाने के लायक नहीं हुए हैं, और इस हिंसात्मक गतिविधि के कारण उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। अब बात आती है सन 1930 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च चलाया गया। साल 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाएं, उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना जैसे ब्रिटिश सरकार के कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा। इसी वजह से 12 मार्च साल 1930 को गांधी जी के द्वारा इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरू की गई। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया था, और इस प्रकार आंदोलन की शांतिपूर्ण ढंग से ही स्टार्ट किया गया था। इस दौरान कई लीडर और नेता ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार भी किए गए थे। गांधी जी द्वारा ये आंदोलन 12 मार्च 1930 से गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास से स्थित साबरमती आश्रम से किया गया था। यह यात्रा 5 अप्रैल सन 1930 तक गुजरात में ही स्थित दांडी नामक स्थान तक चली थी। यहाँ पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और कानून को तोड़ा। इस प्रकार राष्ट्रव्यापी अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत की गई। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण चरण था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाए जाने के एकाधिकार पर सीधा प्रहार भी कहा जा रहा था, और इसी घटना के बाद यह आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। इसी समय यानी कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की भी बात कर दी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 24 दिनों में कंप्लीट कर ली थी, और इस दौरान उन्होंने साबरमती से दांडी तक लगभग 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की थी। यहाँ उन्होंने बिना किसी टैक्स का भुगतान किए नमक बनाया। इस यात्रा की शुरुआत उनके साथ 78 स्वयंसेवकों ने मिलकर किया था, और यात्रा के अंत तक यह संख्या 1000 हो चुकी थी। जब 5 अप्रैल सन 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने इस दिन सुबह 6:30 बजे नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, और जब इसमें हजारों भारतीयों ने सब मिलकर सफल बनाया, यह नमक बनकर महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा जारी रखी और फिर यहाँ से दक्षिण की ओर समुद्र तटों की ओर बढ़े। इसके पीछे उनका उद्देश्य इन समुद्र तटों पर नमक बनाना तो था ही, साथ ही वे सभी सभाओं संबोधित करना भी चाहते थे। अब बात होती है साल 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने पीक पे पहुंचा। ये बात तब की है जब 1940 के दशक आते आते भारत की आज़ादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी जोश में और गुस्से में पूरे भरे पड़े थे। तब गांधी जी ने इनका सही दिशा में उपयोग करने का सोचा और बहुत बड़े पैमाने पर सन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन तब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा था। यह अंग्रेज सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। जब साल 1942 में महात्मा गांधी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया, तब यह तीसरा बड़ा आंदोलन उनके जीवन का बन गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 1942 में की, लेकिन इसके संचालन में हुई गलतियों के कारण यह आंदोलन धराशायी हो गया, यानी कि यह आंदोलन सफल नहीं हो सका था। इस आंदोलन के असफल होने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे। एग्जाम्पल्स से हम लोग समझेंगे। इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान, ये सभी के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा था, और इसमें इन आंदोलनों को छोड़कर बड़ी लहर थी। आंदोलन संपूर्ण देश शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब आंदोलन की शुरुआत अलग अलग तिथियों पर हुआ, जिसके वजह से यह कम प्रभावी हो गया। इसके अलावा बहुत सारे भारतीयों को ऐसा भी लग रहा था कि यह स्वतंत्रता संग्राम का चरम है और अब हमें आज़ादी मिल ही जाएगी,
और इसकी इस सोच ने आंदोलन को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। लेकिन इस आंदोलन से एक बात ये अच्छी हो गई कि जब ब्रिटिश शासकों को यह एहसास हो गया कि अब भारत में उनका शासन नहीं चल पाएगा, उन्हें भारत को अब आज़ाद करना ही पड़ेगा, उन्होंने आज नहीं तो कल भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इस तरह गांधी जी द्वारा उनके जीवन काल में चलाए गए सभी आंदोलनों में हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना असहयोग दिया और अपना बहुत गहरा प्रभाव भी छोड़ा था। इस आंदोलन के अगर विशेषताओं की बात करें तो महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ न कुछ एक समान बातें थी। इन आंदोलनों में आंदोलन हमेशा गांधी जी द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वह आंदोलन रद्द कर दिया जाता था। यह भी एक कारण था कि हमें आज़ादी कुछ देर से मिली। आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर ही गांधी जी चलाया करते थे। यहाँ पे ध्यान एक और बात आप लोग देंगे, गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, लेकिन अपने सामाजिक जीवन में भी वो सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से थे। उनके इस स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करते थे। गांधी जी प्रजातंत्र के बड़े भारी समर्थक थे। उनके दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद भी कराया। और गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने वाला हर कोई व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित हो जाता था। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को भी दूर किया और उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया था। लेकिन जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए हमेशा ही वो प्रयासरत भी रहे थे। 30 जनवरी साल 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई। उन्हें 3 गोलियां मारी गई और उनके मुंह से मरते हुए आखिरी शब्द था, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली के राजघाट पर उनकी समाधि स्थल बनाई गई और महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में सभी देशवासियों को छोड़ के चले गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।